गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग नागपुरी ग्रामर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नागपुरी ग्रामर में हम लोग वर्ण विचार से संबंधित आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आप लोगों को लगभग 50 MCQ दिया जाएगा। ठीक है, कितना 50 MCQ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, सो देखिएगा, इससे पिछले क्लास में हम लोग बनकेवरा भाग 1 को कंप्लीट कर दिए हैं। जितना भी प्रैक्टिस सेट देना चाहिए था वो सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। सारा चीज़ चैनल में उपलब्ध है, आप लोग जाइए और उसको वॉच कीजिए। बनकेवरा कंप्लीट कर दिए हैं। और यदि कहानी भी आप लोगों को चाहिए प्रॉपर एकदम, तो कहाँ उसको भी बताइएगा, तो कहानी भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आज से हम लोग देखेंगे नागपुरी ग्रामर पोर्शन में देखेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज का हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट का नाम देखिएगा वर्ण विचार। ठीक है, इस वर्ण विचार से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे केवल वर्ण विचार से, जो कि बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। और हाँ, वर्ण विचार से संबंधित डिटेल में पढ़ा दिए हैं, उसका जो आप लोगों को एक बार उसको भी देखना है। उसको एक बार देखिए, बढ़िया से पढ़िए कि वर्ण विचार क्या होता है, कितना वर्ण होता है, कितना व्यंजन होता है, क्या स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक है, सब चीज़ को आप लोग जानिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये 12 खंडी, ये सब क्या क्या होता है, ये सबको जानिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट को एक बार, 2 बार, 3 बार करिए, सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, पढ़ने का कुछ कुछ तरीका को अपनाना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं वर्ण विचार से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। तो व्याकरण से हम लोग को किस चीज़ का जानकारी मिलेगा भाई? सिंपल, हम लोग का व्याकरण से भाषा का जानकारी मिलता है। ठीक है, कोई भी व्याकरण आप लोग अध्ययन करते तो किसका जानकारी मिलता है? भाषा का जानकारी मिलता है आप लोगों को। ठीक है, भाषा का जानकारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि शब्द। देखिए, ध्वनि शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होएला। ध्वनि शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होएला। तो एक सेकंड देखिएगा, ये सारा चीज़ जो है, ये ध्वनि हुआ, शब्द हुआ और वाक्य हुआ, इस सब का जो अध्ययन है व्याकरण के माध्यम से होएला। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से। आप लोगों को व्याकरण जब पढ़ा रहे थे उस समय आप लोगों को ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सब पढ़ाए हैं। ठीक है, तब जाकर हम लोग वर्ण संज्ञा इस सब में आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए, आप लोग को अगर नागपुरी में प्योर बातचीत करना है, नागपुरी में एकदम प्योर नागपुरी में पढ़ना है, तो वैसे भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग का ही घाटा है। कैसे? देखिए, आप लोग अगर ना कोई, देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट कई तरह के होते हैं। कोई नया स्टूडेंट है नागपुरी में, एकदम नया नया आया है और वो एकदम, उसको सीखना तो है ही, लेकिन कम समय है, जो कि उसको कम समय में ही अच्छे से पढ़ के निकल जाना है। ठीक है, अब अगर वो प्रॉपर सीखने खोजेगा कम समय में, तो वो पॉसिबल नहीं है, या किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो नागपुरी जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए हिंदी का हेल्प लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे, तब ना हम लोग उसको समझ पाएंगे, तब जाकर हम लोग उसमें अच्छा कर पाएंगे। अब अगर आप लोग नागपुरी में केवल पढ़िएगा तो वो आप लोग को धोखा हो जाएगा एग्जाम में। काहे कि ये जितना इजी अभी शब्द मिल रहा है आप लोगों को, उतना इजी शब्द आप लोगों को मिलेगा नहीं। और जो क्वेश्चन का जो भाव है वो भी थोड़ा सा जटिल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग को हिंदी या नागपुरी, देखिए दोनों एक ही टाइप का है, लेकिन नागपुरी टू हिंदी आप लोग को मैनेज करते ही चलना है। नागपुरी पढ़िए, उसके बाद हिंदी में समझिए, तो तब जाकर आप लोग का कुछ होने वाला है। देखिए, कोनो भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताएला। देखिए, कोनो भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार के बताएला, यानी कोई भी भाषा है उसका उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, कि उसका विकास हो गया, उसका उत्पत्ति के बारे में किस प्रकार से हुआ या किसके माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं बहुत सारा चीज़ों को पता करने के लिए, तो उसी तरह जो भाषा का उत्पत्ति है उसका विस्तार के बारे में जानने के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन के द्वारा हम लोग को पता चलेगा। किसका? भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्षर। ये अक्षर भाषा कर कौन इकाई मानल जाला? अक्षर भाषा कर कौन इकाई मानल जाला? चौथा, तीसर,
दूसर इकाई या देवल में से कोनो नहीं। ध्यान दीजिएगा अक्षर जो है ये पहली इकाई है, तो इसमें इसका मतलब ये देवल में से कोनो नहीं होगा, यानी इसका आंसर डी। ध्यान देव बिके कि अक्षर भाषा का कौन इकाई मानल जाला। देखिए अक्षर जो है भाषा का हम लोग का पहली इकाई है, इसीलिए ये देवल में से कोई नहीं, ठीक है, कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाला। ये के लिखा हुआ है, इसको का कर दीजिएगा, ठीक है। भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाला। सांकेतिक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो नागपुरी कर पहिल, देखिए नागपुरी भाषा जो है कर पहिल रूप के ध्वन्यात्मक भाषा कहल जाला। का कहल जाला, ध्वन्यात्मक भाषा कहल जाला। इसका आंसर मतलब बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर हुई है। ध्यान दीजिएगा कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर हुई है। चित्रलिपि, सांकेतिक लिपि, अक्षर लिपि, ध्वनि लिपि। तो ये सांकेतिक लिपि जो है ये ब्रह्मा कर नाम में हुई है। ध्यान दो अब कि सांकेतिक लिपि जो है ब्रह्मा कर नाम पर हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है। तो देवनागरी लिपि कर विकास नगरी लिपि से हुई है। ध्यान दो बीके कि देवनागरी लिपि कर विकास नगरी लिपि से हुई है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली। देखिएगा इसको समझिएगा, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपि कर प्रचलन सबसे बगरा होलक, ठीक है। तो देवनागरी लिपि कर का कर हुई रहे, देवनागरी लिपि कर ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से सबसे बगरा प्रचलन हो रहे देवनागरी लिपि कर। आगे देखब 9 नंबर, देवनागरी कर देवनागरी कर हस्व स्वर में कई ठो वर्ण होवेला जे नागपुरी लिखे में व्यवहार होवेला। ध्यान दीजिएगा ये हस्त कर दिया है, वो हस्व स्वर होगा। देखिए स्वर को 2 भाग में कैटेगरी किया गया है, वो स्वर और व्यंजन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हस्व स्वर और दीर्घ स्वर का बात कर रहे हैं, ठीक है। हस्व स्वर जिसमें देखिए आप लोग देखिए ये स्वर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये स्वर देखिए स्वर कितना है हम लोग देखते हैं नागपुरी में, अकॉर्डिंग टू नागपुरी 8 अ आ ई चलिए छोटी बड़ी ऊ बड़ी ऊ हो गया। अब इसी में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किया गया है, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर में देखिएगा, ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है। देखिए जेकर उच्चारण में केकरो मदद नी लेवल जाएला, बिना रोक टोक कर उगर उच्चारण हो जाएला। कहने का मतलब देखिए जो ह्रस्व स्वर होता है वो एकदम स्वतः निकल जाता है, इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है। ह्रस्व स्वर में किसी चीज़ का मदद का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे ह्रस्व स्वर अ ई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अ ई ऊ कोई की देखिए इतना इजी से हम लोग इसका उच्चारण कर दिया, मतलब बिना रोके टोके मुंह से फिसल के निकल जाता है किसी भी वर्ण में। मतलब कोई भी चीज़ का हम लोग उच्चारण करते हैं, कोई भी चीज़ का, वो तो ये स्वतः ये वहाँ पहुँच जाता है बिना मतलब कोई रोक टोक का उस शब्द में ये घुस जाता है, तो इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर देखिएगा, दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या होता है, जे स्वर में उच्चारण में 2 मात्रा मन लागेला, ठीक है। यानी उसमें 2 जो स्वर होता है उसका जो मात्रा होता है उसका 2 मात्रा लग के ये बनता है, ठीक है। जैसे दीर्घ स्वर में देखिए, दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गया। आ, बड़ी ई, ऊ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब इसी में संयुक्त स्वर भी आता है, तो आप लोग को जानना है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितना होता है, तो आप लोग को पूछता है ऐसे, देखिए ह्रस्व स्वर में 3 होगा और दीर्घ स्वर में डायरेक्ट 5 पूछता है, टोटल 8 स्वर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागपुरी लिखेक में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होएला। नागपुरी लिखेक में कौन वर्ण कर सबसे बगरा होएला। देखिए तो नागपुरी लिखेक में सबसे बगरा अ कर यूज होएला, का कर, अ कर।
अब और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ई है, ये ई जो है नागपुरी कर एक गौरव है, नागपुरी कर एक गरिमा के बनाए रखता है, ये जो ई का यूज होता है, ठीक है। ये एक समृद्धि है नागपुरी भाषा का, लिखने में जो हम लोग नागपुरी लिखते हैं तो ई का जब प्रयोग करते हैं, ये हम लोग का नागपुरी का गरिमा को बनाए रखता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी लिखे में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नहीं होएला, कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नहीं होएला, तो ए और औ कर व्यवहार नहीं होएला, ठीक है। इस यानी इसका आंसर बी। देखिएगा एज अपवाद होता है, एज अपवाद आप लोगों को बता दिए हैं, इसीलिए आप लोग को बोले कि वर्ण विचार में जाइए, सारा चीज़ आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, औ कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है। ये औ जो है कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है। देखिए तो ये आम औ का विकल्प ध्वनि है, ठीक है। ये औ विकल्प ध्वनि है आम औ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, च वर्ण कौन व्यंजन, देखिए च वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन। देखिए च, देखिए च जो है आप लोग उच्चारण करते हैं च, तो हम लोग का जो कंठ है, तालु है, इसमें हम लोग का जीभ सटता है च। तो कोई भी अगर कोई भी वर्ण का आप लोग उच्चारण करते हैं और आपका कंठ तालु में सट रहा है, आपका जीभ, ठीक है, टच हो रहा है, तो वो स्पर्श व्यंजन में आता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो च है, च एक स्पर्श व्यंजन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कर उदाहरण देवल में से कौन है के, स्पर्श व्यंजन कर उदाहरण देवल में से कौन है के, य, छ, सॉरी अक्ष, ह या प। देखिए य भी नहीं हो रहा है, ह भी नहीं हो रहा है, प भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो अक्ष है, ये इसका मतलब ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल में से कौन अल्प प्राण ध्वनि कर उदाहरण है के। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण से ये संघोष, ये सब घोष संघोष यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए अल्प प्राण महाप्राण बहुत सॉलिड बताए हैं, सब चीज़ को बता दिए हैं, एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग आराम से उसको वॉच कर लीजिएगा। देखिए अल्प प्राण मतलब क्या होता है समझिए। सबसे पहले अल्प प्राण मतलब कि वैसा ध्वनि या वैसा वर्ण या अक्षर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है। वैसा वर्ण या ध्वनि या अक्षर को उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसको बोलते हैं महाप्राण। तो देखिए च, छ, ख, ढ, तो ये चारों को उच्चारण किए तो सबसे कम समय किस में लगा, च में लगा। तो इसका मतलब ए जो है यानी च अल्प प्राण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला, लिखित भाषा कर, सांकेतिक भाषा कर, मौखिक भाषा कर, चिन्हित भाषा कर। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि, ध्वनि किससे संबंधित है, बोलने से संबंधित हो गया, तो मौखिक भाषा कर है, ठीक है। मौखिक भाषा कर पहिल विशेषता क्या है, ध्वनि। अब मौखिक भाषा है, अब ध्वनि नहीं है, तो क्या फायदा, मतलब कुछ उपाय नहीं है उसके बाद। देखिएगा 17 नंबर, लिखित भाषा का पहिल विशेषता का है कि, लिखित भाषा का पहिल विशेषता, तो लिखित भाषा का पहिल विशेषता क्या हो सकता है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का पहिल विशेषता क्या हो सकता है। अक्षर हो सकता है भाई, अक्षर होगा। अब लिखने बैठे हैं, अक्षर नहीं है हम लोग के पास, ठीक है, तो इसका पहिल विशेषता की अक्षर होना जरूरी है। 18 नंबर देखिएगा, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के, वर्णमाला, शब्दकोश, लिपि, वर्ण। तो कोई भी भाषा है तो उसका पहिल इकाई वर्ण होता है, क्या होता है, वर्ण। इसका आंसर वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विचार विनिमय खातिर भाषा कर, विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले प्रचलन में यानी पहले चलन में आलक, सांकेतिक, साहित्यिक, लिखित, व्याकरणिक। देखिए पाषाण काल पहुँच जाइए, सीधा डायरेक्ट आप लोग पाषाण काल पहुँच जाइए, या 12,000 ईसा पूर्व में पहुँचिए, या 25 लाख, 20 से 25 लाख ईसा पूर्व पहुँचिए, ठीक है। तो लोग उस समय किसी को कुछ पता नहीं था कि भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, व्याकरणिक भाषा, क्या भाषा, कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो उस समय लोग इशारा में काम कर लेते थे, इशारा में। तो यानी इशारा मतलब क्या, सांकेतिक।
तो वही विचार विनिमय का एक माध्यम था, सबसे पहले प्रचलन में आया था, तो सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला? नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले किस रूप में किया जाता है? भाषा कर रूप में एकदम नहीं किया जाएगा, व्याकरण कर रूप में, लिखित भाषा कर रूप में एकदम नहीं किया जाएगा, बोल चाल कर भाषा कर आधार पर किया जाता है। ठीक है, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले बोल चाल कर भाषा कर आधार पर किया जाता है। ठीक है, बोल चाल कर आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बांग्ला लिपि, बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बागरा देखे के लिए मिलेला? बांग्ला लिपि। ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र में मिले, मान लीजिए झारखंड है पूरा। ठीक है, अब ये हम लोग का पूर्वी क्षेत्र है, इधर वेस्ट बंगाल है, तो यही आसपास का प्रभावित होगा, यानी पूर्वी क्षेत्र है, आंसर पूर्वी होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम होएला? कौन लिपि कर? कैथी लिपि, रोमन लिपि, उड़िया लिपि, बांग्ला लिपि। तो ये सबसे कम हम लोग को झारखंड में मिलता है उड़िया लिपि। ठीक है, क्या? उड़िया लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के? देखिएगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि कर विशेषता है के स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि कर उद्भव कौन लिपि से मानल जाएला, यानी कौन लिपि से मानल जाएला? ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, गुप्त लिपि। तो ये क्वेश्चन सबको आपको आना चाहिए कि आप ब्राह्मी लिपि वगैरह सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये देवनागरी लिपि कर उद्भव जो है ये ब्राह्मी लिपि कर को माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में ए और औ कर मात्रा कर व्यवहार हो सकेला? एकदम हो सकता है, लेकिन एज ए अपवाद। कैसे होगा? एज ए अपवाद। इसका आंसर बी होगा। 26 देखिएगा, ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? तो ऐ जो है ए का विकल्प ध्वनि है। किसका है? ए का। 26 देखिएगा, ए का विकल्प ध्वनि है। अभी क्लियर कर देते हैं एक चीज़ को। देखिए, हालांकि इसको बता चुके हैं, अ जोड़ ई बराबर ए होता है। ठीक है, अ जोड़ बड़ी ई बराबर आ में ए। ठीक है, आगे देखिएगा, अ जोड़ उ बराबर आ में ओ। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अ जोड़ बड़ी ऊ बराबर आ में औ। तो ये सब चीज़ आप लोग को आना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम फंसिएगा। इसीलिए एकदम रट लीजिए, सीधा रट लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा रट लीजिए। और समझ में क्या नहीं आएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर जान गए, इसका मतलब खेल खत्म है। ठीक है, ये सब चीज़ कितना देर है, इतना छोटा छोटा चीज़ है, समझने वाला बात है। ठीक है, वैसे भी देखिए, इसको अगर समझ गए ना तो जो संधि पढ़िएगा, संधि विच्छेद करिएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, कि ए जो है, ए का किस चीज़ से मिलकर ए बना है, कौन सा स्वर मिलने से बना है? तो अ जोड़ ई से बना है ए। इस तरह से आप लोगों को पता रहेगा तो इजी होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, औ विकल्प ध्वनि के कर ले व्यवहार हुई है। औ विकल्प ध्वनि के कर ले व्यवहार हुई है। ठीक है, देखिएगा, तो इसमें देवल में से किसी का नहीं, इससे पहले ही औ का हम लोग विचार कर चुके हैं। ठीक है, किसके लिए बना है। नेक्स्ट देखिएगा, 28, ध कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला? अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन। तो अब देखिए, अभी इससे पहले आप लोगों को अल्पप्राण, महाप्राण पढ़ा चुके हैं। ध बोलिए, क्या बोलिएगा? ध। तो ये कैसे लग रहा है? एकदम थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग रहा है। ठीक है, तो ये महाप्राण आएगा, महाप्राण होगा। 29 देखिए, कौन भाषा के लिखे ले हमरे कर पहिल जरूरत होएला? कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहिल जरूरत का होएला? कहने क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी भाषा को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है? लिपि, शब्दकोश, ध्वनि, कागज।
देखिए ध्वनि ध्वनि तो एक अलग चीज़ हो गया, ध्वनि सब लोग बात विचार कर लीजिएगा, लिखने से कोई उसका ये नहीं है। लेकिन शब्दकोश, कागज़, ठीक है, शब्दकोश भी सेकेंडरी चीज़ हो गया। कागज़, कागज़ क्या, आप तो दीवार में भी लिख सकते हैं, ज़मीन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको लिपि का ज्ञान ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा लिपि में लिखना है। उसके बाद आप शब्दकोश समझिए, अक्षर समझिए, ध्वनि समझिए, शब्दकोश लीजिए, कागज़ लीजिए। उसके बाद प्राथमिक हम लोग देते हैं लिपि को, ठीक है, कि किस लिपि में आप लिख रहे हैं। देखिए लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, अक्षर में, मात्रा में, बनेमाला में, स्वर और व्यंजन में। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी लिपि हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि वो लिपि के माध्यम से हम लोग का लिखावट एक तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है, लिपि के माध्यम से वो लिखावट चेंज हो जाता है। तो किस में डिपेंड करेगा, अक्षर में डिपेंड करता है लिपि, ठीक है। देखिएगा 31, भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में करले बेस हुई। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान। देखिए भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में करले बेस हुई, कहने का मतलब कि अगर आप भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी भाषा जो है उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो कौन बेस्ट होगा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ठीक है, ये या ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान या देवल सोबे। तो बेटर होगा कि सारा चीज़, ठीक है, भाषा विज्ञान, ध्वनि भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, ये सारा चीज़ में मतलब कि बहुत ही अच्छा होगा नागपुरी भाषा का अध्ययन करने में। तो यानी इसका आंसर होगा देवल सोबे। 32 देखिएगा, सार्थक ध्वनि, देखिए सार्थक ध्वनि संकेत के लिखे के लिए जे व्यवस्था है उके का कहल जाएला। ध्यान दीजिएगा, सार्थक ध्वनि जो है, देखिए ध्वनि दो प्रकार का है, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक वो है जिसका कोई मतलब माने मतलब निकलता है, निरर्थक यानी उसका कोई माने मतलब नहीं है, ठीक है। तो सार्थक ध्वनि संकेत के लिखे के लिए जे व्यवस्था आहे उके का कहल जाएला। देखिए उसको ध्वनि समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्वनि समूह। नेक्स्ट देखिएगा, कोनो लिपि कर विशेषता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक से थोड़ा सा वर्ण और ध्वनि मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो सार्थक ध्वनि समूह है इसका मतलब कि वर्णमाला होना चाहिए, जो व्यवस्था है लिखने के लिए वर्णमाला के माध्यम से ना हम लोग इसको सांकेतिक भाषा को व्यक्त करेंगे या लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णमाला, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिएगा एक बार और इसको दोहरा देते हैं, सार्थक ध्वनि संकेत के लिखे के लिए जे व्यवस्था आहे उके का कहल जाएला। तो जो सार्थक ध्वनि है उसको लिखने के लिए वर्णमाला का, ठीक है, वर्णमाला का यूज किया जाता है। 33 देखिएगा, कोनो लिपि कर विशेषता केकर पर टिकल रहेला, कोई भी लिपि है उसका विशेषता है किस पर टिका रहता है, भाषा पर, संकेत चिन्ह पर, वर्णमाला पर, स्वर और व्यंजन पर। तो देखिए कोई भी लिपि है तो उसका विशेषता किस में टिका रहेगा, तो लिपि का देखिए वर्णमाला में टिका रहेगा। सारा चीज़ तो डिपेंड करता है वही अक्षर, वही वर्णमाला, वही ध्वनि में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि कर सब से बड़ विशेषता कौन रूप में देखल जाला। देवनागरी जो लिपि है सबसे बड़ा यानी सबसे अच्छा बोल दीजिए कौन सा रूप में उसका विशेषता को देखा जाता है। एक ध्वनि खातिर एक अक्षर, एक ध्वनि खातिर दुई अक्षर, ठीक है। सी में दिया है स्वर वर्ण संबंधी विशेषता, व्यंजन वर्ण संबंधी विशेषता। तो देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा जो विशेषता है वो हम लोग का एक ध्वनि खातिर एक अक्षर, ठीक है, एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। नेक्स्ट देखिएगा, देवनागरी लिपि कर स्वर, देवनागरी लिपि कर स्वर वर्ण में कई ठो विशेषता दिसेला।
देखिएगा देवनागरी लिपि कर स्वर वर्ण में कई ठो विशेषता दिखेला। ह्रस्व स्वर संबंधी, दीर्घ स्वर संबंधी, मात्रा संबंधी, तो सब विशेष देवल सौबे होगा। ठीक है, देवल सौबे। नेक्स्ट देखिएगा देवल में कौन कौन वर्ण अनुनासिक व्यंजन कर उदाहरण है के म, य, भ, ह, ये अनुनासिक बोल रहा है। ठीक है, अनुनासिक मतलब ये जो नाक है हम लोग का, आप लोग जैसे नाक को बंद करके उच्चारण कीजिएगा ना, एकदम समझने के लिए बोल रहे हैं ऐसा, तो वो अनुनासिक समझ लीजिए। तो हम लोग का जो नाक में उसका एक नाक का अलग से प्रभाव पड़ता है उस वर्ण का उच्चारण करने में। ठीक है, तो ये देखिए भ, इसमें अनुनासिक का तो कोई संबंध नहीं आ रहा है हम लोग का। य, ह, जैसे म बोलते हैं म, तो ये प्रभाव हम लोग का जो झनकार है नाक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अनुनासिक में है ये म। देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को उष्ण व्यंजन ही बोलते हैं। ठीक है, उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहों कहों नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला। उष्म व्यंजन, तो यहाँ उष्म व्यंजन कौन कौन है देखिएगा, स, ह और ये पेट ये स। देखिएगा थोड़ा सा खांसी आ गया, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहों कहों नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला। तो ये जो स है, ये हम लोग का दंत स जो है ये बदल जाता है। ठीक है, ये बदल जाता है इस रूप में कहीं कहीं। नेक्स्ट देखिएगा इसका आंसर हो गया बी। 38 देखिएगा ज, ज कौन वर्ण कर बदलल ध्वनि है के। इसको आप लोग को खोज के आप लोग बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, ज कौन वर्ण कर बदलल ध्वनि है के। देखिए बदलल ध्वनि आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए हैं कि किसके बदले में क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सबको देखिए समय भी नहीं है कि समय 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो को बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग भी बताइएगा ताकि पता चले कि हाँ आप लोग भी लगे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जाइत, ठीक है, जाइत शब्द में जो ई ध्वनि कर आगम कौन विशेषता बताएला। ई ध्वनि कर आगम कौन विशेषता बताएला, स्वर संबंधी, व्यंजन संबंधी, ठीक है, अपनिहिति संबंधी या देवल कोनो नहीं। तो ये देखिए जो ई जो है जाइत, देखिए जाइत शब्द में ई ध्वनि जो है अपनिहित संबंधी जो विशेषता को बतला है, क्या अपनिहिति संबंधी विशेषता को बतलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिएगा 40 नंबर, मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला। मात्रा का रूप में, ठीक है, मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होता है। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आ में ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपवाद रूप में हमरे कौन कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में कर सकीला। ए, आ में ओ और देखिए इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ए, आ में ओ, री, ये सब का यूज हो सकता है कब, एज ए अपवाद, एज ए एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर देवल सौबे। नागपुरी लिखे में ध्वनि मनक कई ठो बंटवारा करल जाए। नागपुरी लिखे में ध्वनि मनक कई ठो बंटवारा लिखे में कई ठो बंटवारा करल जाए। कितना किया गया है, 2। ठीक है, 2। ये चीज़ तो ये सबको आ रहा होगा, ये तो सबको आएगा। देखिए हालांकि ये सब क्वेश्चन आएगा उसका गारंटी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थोड़ा सा मतलब आप लोग को सोचने में मजबूर करेगा क्वेश्चन। देखिए व्यंजन वर्ण कर बंटवारा
कई भाग में करल जा है। व्यंजन वर्ण जो है उसका कई भाग में उसका बंटवारा किया गया है व्यंजन वर्ण का नागपुरी में, ठीक है। तो देखिए ये 9 भाग में इसका बंटवारा किया गया है, 9 भाग में। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को, ये आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यंजन वर्ण कर 5वां वर्ण के कहना। व्यंजन वर्ण कर 5वां वर्ण के कहना। देखिए कंठ ध्वनि, नासिक ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, ठीक है। तो ये जो 5वां ध्वनि जो है, अभी ये क्लियर कर देते हैं कि 5वां ध्वनि के रूप में किसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए कंठ, एक तो देखिए व्यंजन में हम लोग का देखते हैं कि कंठ्य होता है, एक तो कंठ्य, तालव्य, मूर्ध्य, ठीक है, या मूर्धन्य बोलिए, या दंत्य, ओष्ठ्य होता है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कर 5वां वर्ण के कहना। तो 5वां वर्ण जो है हम लोग देखिएगा, इसका 5वां वर्ण जो है हम लोग का नासिक ध्वनि हो जाता है। क्या होता है? नासिक ध्वनि। हालांकि देखिए मेरे ये को छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुल मिलाए, देखिए कुल मिलाए के देवनागरी लिपि में कितना वर्ण है? कुल मिलाए के देवनागरी लिपि में कितना वर्ण है? तो कुल मिलाए के देवनागरी लिपि में 42 वर्ण है। कितना? 42 वर्ण है। अब वैदिक में अगर आप लोग जाइएगा तो वैदिक में 52 है, ठीक है। वैदिक में टोटल वर्ण जो है कितना है? 52 है। उसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन है। ये वैदिक में, ठीक है, वैदिक का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा 46, नागपुरी में व्यवहार होए वाला स्वर वर्ण कितना है? नागपुरी में व्यवहार होए वाला स्वर वर्ण कितना है? तो ये 8 है, ठीक है, ये बता दिए आप लोगों को 8 कौन कौन सा है। नेक्स्ट देखिएगा, अल्प प्राण ध्वनि मनक का विशेषता होएला? अल्प प्राण ध्वनि मनक का विशेषता होएला? देखिए अल्प प्राण ध्वनि का विशेषता क्या होता है? पहिल और तीसरा वर्ण, पहिल और तीसरा वर्ण जो है अल्प प्राण ध्वनि का विशेषता होता है। इस समय ज़्यादा विचार नहीं करना है क्योंकि बहुत इस सबको पढ़ाएं आप लोगों को। देखिए महाप्राण ध्वनि कर, और ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये सब पूछने लायक भी क्वेश्चन नहीं है, इतना इजी पूछेगा नहीं। अल्प प्राण पढ़ेगा तो यही पहला और तीसरा वर्ण ही मिलेगा, तो ये सब पूछेगा नहीं। महाप्राण ध्वनि, देखिएगा 48 नंबर, महाप्राण ध्वनि कर संबंध केकर से है? अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा अभी कि महाप्राण ध्वनि कर संबंध केकर से है? ओलचिकी, तोलोंग लिपि, सॉरी देवनागरी लिपि, यानी फिर वाराड छिति, ठीक है, ये किसे संबंधित है महाप्राण ध्वनि जो है? तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होइएगा इसमें, ओलचिकी होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो ये देवनागरी होगा, ठीक है, देवनागरी। महाप्राण ध्वनि का संबंध केकर से है? देवनागरी से। देखिएगा 49, नागपुरी भाषा लिखे में ठहराव लाने में कौन चिन्ह कर व्यवहार होएला? देखिए नागपुरी भाषा लिखते हैं तो उसमें ठहराव लाने के लिए किसका यूज करेंगे भाई हम लोग? ठहराव यानी उसको रोकने के लिए सिंपल विराम चिन्ह का यूज करेंगे भाई, विराम यानी विराम चिन्ह का। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, देखिए विस्मय, देखिए विस्मय बोधक चिन्ह नागपुरी में चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह कर व्यवहार से भाषा में का प्रभाव आवेला? देखिए विस्मय बोधक चिन्ह से नागपुरी में क्या बदलाव आता है? देखिए नागपुरी जो भाषा है उसमें अगर इसका प्रयोग कर दिए तो उस जो हम लोग का जो भाषा है उसमें एक तरह का अलग तरह का प्रभाव आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक, मतलब कि अच्छा प्रभाव आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं देखिए लालित्य आवेला, ठीक है, लालित्य प्रभाव होता है नागपुरी भाषा में, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह का यूज करते हैं तो। सो हम लोग का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग वर्ण विचार से संबंधित हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
और ये 50 क्वेश्चन को आप लोग कर लिए तो समझिए कि मतलब कि वर्ण विचार से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बचा ही क्या है, आप ही लोग विचार कीजिए कि ये बचा क्या है। सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं, और अगर बचा भी है तो आप लोग एक बार वर्ण संबंधी जो भी है वर्ण विचार जो है टॉपिक उसको डिटेल से पढ़ाए हैं उसको एक बार वॉच कीजिए और एक बार प्रैक्टिस सेट कीजिए, 2 बार कीजिए, क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। सो पढ़ने का तरीका यही सब अपनाइएगा तो आसानी होगा। और हाँ, अगर आप लोग का पढ़ने का तरीका अगर अलग है तो आप लोग अलग ही करिए, लेकिन एकदम तगड़ा कीजिए, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा क्योंकि बहुत रात भी हो गया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह का वीडियो आएगा, हम 50-60 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग।